हेलो। हमसे बोल रहे हैं हेलो। विद्याभूषण भाई। जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ आवाज हाँ आ रही हाँ है हाँ। आपको? हमारी सुनाई दे रही है? जी जी जी। तो शुरू शुरू करते हैं हम करते हैं लोग, जी। जैसे जैसे लोग आएंगे जुड़ते रहेंगे। ठीक है। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, लाइव इंडिया न्यूज 18 पे। और जी वो धन्यवाद। तो पता ही है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज होके अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। नई शिक्षा नीति जी जी लागू हो चुकी है। सबसे पहले जी 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे नई शिक्षा नीति आई थी। जी जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या स्टैंड है। एक्चुअली एआईएसएफ से जुड़े हुए हैं आप, एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव हैं आप। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये पुराना छात्र संगठन है और हमेशा छात्रों के हित में आवाज उठाते रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नया शिक्षा नीति में आखिर क्या है जो पुरानी शिक्षा नीति में नहीं थी, और आपकी पार्टी और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए विद्याभूषण भाई, यह अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसे हमें अच्छा। इस रूप में देखना चाहिए। जी खास जी। तौर पर शिक्षा एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। और अभी आने हमारे वाली साथ, हाँ, अभी जो भी हमारे सरकार साथ होती है एबीवीपी उसका। के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं दीपक कुमार जी, जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज 18 में। दीपक जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद विद्याभूषण जी। जी, और अभी हम चर्चा कर रहे थे, आईएसएफ के हैं राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार जी, जी उनके साथ हमारी बात हो रही थी। तो सुनते हैं जी क्या जी। इनका मत है। तो बताइए सुशील जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? एक तो दीपक जी का भी हम स्वागत करते हैं अ, जी आज के इस कार्यक्रम में। हम अपनी बातचीत कर रहे थे कि अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है, जो कि जी आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार चल रही है केंद्र के अंदर में, उसके जी। द्वारा जी बहुत प्लान्ड वे में किया है। दरअसल अगर इसके कई सारे पहलुओं को आप देखेंगे एक एक करके, जी। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वह है कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा या समवर्ती सूची में आता है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यह सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन हो जाए। केंद्र सरकार बहुत सारी चीजों को वह तय करे। दूसरी जो बड़ी चीज है, हालांकि सरकार कहती है कि जीडीपी का 6% हम खर्च करेंगे, लेकिन कैसे खर्च होगा, कहां से पैसा आएगा, इस पर सरकार साइलेंट है। लेकिन दूसरे तरफ एक और बात कह रही है सरकार साथ साथ, कि हम यूजीसीपी को खत्म करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो पहले हुआ करता था, उसके जगह जी को हम हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी लाएंगे। मतलब यह जी। विश्वविद्यालयों को पैसा अनुदान के तौर पर नहीं मिलेगा, वह सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों को कर्ज दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कर्ज अगर कोई किसी को अगर दिया जाएगा तो कुछ समय तो लौटाना भी हो। यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और हम इस बात को इस रूप में देखते हैं कि भले ही सरकार जितना प्रचारित कर ले इस शिक्षा नीति को, लेकिन यह कहीं ना कहीं से, यह नोटबंदी से भी सबसे बड़ा हमला है। नोटबंदी में जैसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी आए, रात में 8 बजे उनका अवतरण हुआ और कहा उन्होंने कि 12 बजे से नोट बंद हो जाएगी। उसी तरह की हालत, इससे बहुत खतरनाक हालत शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही होगा। शिक्षा व सीधे तौर पर खरीद बिक्री की वस्तु बन जाएगी। आप इस बात को भी जानते हैं कि शिक्षा नीति में इस बात का भी जोर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि 3,000 से कम विद्यार्थी अगर होंगे किसी कॉलेज के अंदर में, उस कॉलेज को बंद कर दिया। सवाल है कि जहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है, हम हमारे लोगों को खासकर हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं भारत को, तो वैसे हालत में हमको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोलने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन में पैसा खर्च करने की जरूरत है। उसकी जगह पर हम स्कूलों को कॉलेजों को बंद करने की हम बात कर रहे हैं। और हम एक बात बहुत प्रमुखता के साथ, हम पूरे दावे के साथ हम कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर एक इतना बड़ा हमला है जो कि आने वाले दिनों में कई पीढ़ियों को, कई नस्लों को यह सरकार बर्बाद कर देगी एक भैया, तरीके में। और अभी, हमको समझने की जरूरत है। हाँ, जी सुशील जी, अभी हमारे साथ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जी, वो भी जुड़े हुए हैं।
स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो बताइए सुशील जी, और क्या कह रहे थे आप? जी हम यही कह रहे थे कि अभी तक का यह सबसे बड़ा जी हमला है। खास जी तौर पर केंद्र सरकार ने एक ऐसा बुलडोजर चलाया है जो कि आने वाले दिनों में उसी बुलडोजर से सारी चीजों को वरवंदना चाहते हैं। यह एक तरह से आप यह भी समझ सकते हैं कि शिक्षा के केंद्रीकरण की बात हो रही है। मतलब एक आयोग बनेगा जिस आयोग जी में कुछ नेता होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। हम अगर सीधे तौर पर इसको समझें तो कुछ चंद आरएसएस के लोग होंगे और कुछ अफसर उनके होंगे। ये सारे लोग शिक्षा को तय करेंगे और यह अपने आप चलिए में एक अब ऐसा षड्यंत्र है कि बड़े तौर पर यह बड़े एक आवाम को, मतलब हम कहें कि देश की 85 से 90% आबादी को बेदखल करने के लिए यह शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और किसी भी सूरत में देश की जनता को मंजूर नहीं करनी चाहिए। हम एक बात और जोड़ देकर कहना चाहेंगे, सरकार को हड़बड़ी क्या थी? सरकार ने कहा था कि हम पब्लिक डोमेन में मामला ले जाएंगे और पब्लिक डोमेन में ले जाकर हम बड़ा विमर्श करेंगे। तो जब पब्लिक डोमेन में मामला तो गया तो संसद के सत्र का इंतजार कर लेते, वहां डिस्कशन कर लेते, वहां डिस्कशन करके उसके बाद पास करते, डिस्कशन करने के बाद। लेकिन इनको किसी चीज का भरोसा नहीं है। यह फांसीवादी ताकतें, जो फांसीवाद को, हिटलर को मानने वाले लोग हैं, और कहीं से भी किसी भी सूरत में मंजूर नहीं कर सकते हैं कुछ भी डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को तय किया जा सके। और चल एक बहुत ही चलिए एक खतरनाक साजिश 85 से 90% आबादी को बेदखल कर देगा, महरूम कर देगा। बड़ी तैयारी है, शिक्षा को पूरी तरीके से बाजार के हाथों में सौंपने की तैयारी है। इसका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से पुरजोर तरीके से करना शुरू कर दिया है। चलिए अब हम इसी मुद्दे पे एक बार दीपक जी से भी राय जानना चाहेंगे। दीपक जी, आपको क्या लगता है, नई शिक्षा नीति पॉलिसी से हमारे बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ने वाला है? और पुरानी शिक्षा नीति जो थी उसमें आखिर क्या खामियां थी जो नई शिक्षा नीति लानी पड़ी जी भारत सरकार को? विद्याभूषण जी, पहले तो हम चाहेंगे, हमारे जो सुशील जी ने बहुत विषय को अपने तरीके से वो रख रहे थे और जी कुछ जी ज्यादा काट में दिख रहे थे, तो जी हम उनके बातों का जवाब न देते हुए बस हम इतना ही कहेंगे कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में जो लाई गई है वह छात्रों में व्यापक बदलाव लाएगी। आप इस चीज को समझेंगे, आप इस चीज को अगर देखेंगे, कई आप मतलब प्राथमिक से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या हड़बड़ी थी, क्यों इतना जल्दी लाया गया, ये बता रहे हैं कि क्यों इतना जल्दी लाया गया, पब्लिक डोमेन में ले जाना जी चाहिए जी था। तो सारी जो बात है, आप ये समझ लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि क्यों लाया गया। 34 साल हो गए आज, एक 34 साल हो कोई गए। भी आप देखते हैं 6 साल में लोग मोबाइल, 1 साल 2 साल में मोबाइल बदल देते हैं। 34 साल हो गए, 34 साल बाद कोई नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, और बिना नीति के निर्णय नहीं हो सकते हैं। और और देश आज की जिस तरह शायद से मांग भी थी प्राथमिक, इस आप समय। स्थिति को समझिए, जी प्राथमिक जी शिक्षा से लेकर के और आज हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसमें भी दिक्कत है। अगर स्थिति यहाँ पे बस संघ, बीजेपी, मोदी, इससे विरोध से ऊपर उठ करके सभी शिक्षाविदों को, सभी जो भी छात्रों के मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं, इसको अपने तरीके से नहीं देख रहे हैं। बस देख रहे हैं कि हम विरोध करना है, चाहे वह इशू कुछ भी हो। आज 34 साल लगे नए शिक्षा नीति आने में। आप सोच सकते हैं, आज देश में सभी अलग अलग समय में अलग अलग बदलाव हो रहे हैं। आज प्राथमिक से लेकर के और जिस तरह से साधारण परिवार को आज स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, सब लोग रोजगार के बात कर रहे हैं। आज एक तरह से आपको कुछ प्रमुख बिंदु बस बताना चाहेंगे कि वर्ग 5 तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाने का जो निर्णय है, यह एक क्रांतिकारी कदम है कि नहीं, आप खुद सोचिए। आज जिस तरह से वोकेशनल 6 क्लास से ही छात्रों को एक वोकेशनल कोर्स के लिए उनको प्रेरित करना, जिसमें 10 दिन का इंटर्नशिप करना होगा, और वो बोर्ड शायद दीपक जी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरुण कुमार सर जी, कि जी सर।
आपकी क्या राय है, जो नई शिक्षा नीति आई हुई है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो फॉर्मेट था हमारा 10+2 का, उसको चेंज कर दिया गया है और अभी का जो फॉर्मेट लाया गया है वो जिसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है, उस पे शायद सरकार का मातृभाषा पे जोर देने की विचार है। इस जो फॉर्मेट तैयार किया गया है इसमें, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको, इस फॉर्मेट को? लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी नई शिक्षा नीति की, यह बात सही है। 34 साल बाद आई है शिक्षा नीति, यह भी बात सही है। लेकिन प्रतीक्षा की जा रही थी कि एक ऐसी शिक्षा नीति आए जो पूरे देश के लिए लाभदायक हो, उसमें सबके लिए सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन जो परसों शिक्षा नीति घोषित की गई कैबिनेट के द्वारा, और जो 2018 के दिसंबर में ही वह ड्राफ्ट जमा हो गया था कस्तूरी रंगन जी के तरफ से, उसको क्या किया जा रहा था अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन अप्रूवल के बाद जब शिक्षा नीति आई तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम लोगों ने भी शिक्षा नीति में बहुत सारे सजेशन दिए थे। छात्र संघों ने, कर्मचारियों ने, बुद्धिजीवी फ्रंट पर काम करने वाले, शिक्षा में काम करने वाले लोगों ने, किसी भी संगठन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सुझाव को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। यह मैं साफ साफ आपको बता दूं। दूसरी बात है कि 2-3 चीजें अच्छी लगती है कि शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वह बात आई है नई तरह से। मिड डे के साथ नाश्ता का भी प्रबंध करने की बात है, और आरटीई के रेंज को 1 से 18 वर्ष तक बढ़ाया गया है। यह स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। क्यों? लेकिन शिक्षा नीति किसी सरकार की भी नहीं होती और किसी सत्ताधारी पार्टी की भी नहीं होती, वह देश की शिक्षा नीति होती है। सरकार बदल जाती है लेकिन शिक्षा नीति वर्षों वर्षों चलती रहती है। इसीलिए शिक्षा नीति लाते वक्त थोड़ा सा सत्ता की राजनीति से अलग हटकर नीतियों को बनाने की जरूरत होती है, और इसीलिए व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। पिछली बार संसद में जब शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर बहस हो रही थी तो यही सरकार ने आश्वस्त किया था संसद को कि हम इस ड्राफ्ट को थोड़ा संशोधित करके लाएंगे, और तब पार्लियामेंट में सांसदों की जो राय आएगी उसके आधार पर इसको समग्र रूप देंगे और तब देश के सामने लाएंगे। लेकिन इस कोविड-19 के दौर में जब पूरा देश इस महामारी को झेल रहा है और भोग रहा है, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि बिहार की बात लीजिए तो 14 जिले बाढ़ में परेशान हैं, कहीं स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, और पूरी देश की अर्थव्यवस्था जब डूबने पर पड़ी हुई है, तब इस शिक्षा को आनंद फानन में लाने की क्या जरूरत थी? इतनी देर नहीं हुई थी कि संसद में इसको नहीं लाया जा सकता। इसीलिए इस पर एक प्रतिरोध है। जब हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और प्रजातांत्रिक देश में सबों को अपनी राय रखने का अधिकार है, और उनकी बात आप मानिए या न मानिए, लेकिन आप उनकी बात सुनिए तो एक बार। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री इस दिन संसद में आ रहे थे, माथा टेक रहे थे संसद के सीढ़ियों पर, और वही प्रधानमंत्री आज पूरे देश के सांसदों और संसद को इग्नोर करके शिक्षा नीति को अप्रूव कर दिया, और सारे स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं कि न शिक्षकों की राय मानी गई, न छात्रों की राय मानी गई, न कर्मियों की राय मानी गई, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक संगठन हैं जिनकी राय थी कि इसमें इस तरह से सुधार कीजिए, इस तरह सुधार कीजिए, लेकिन टोटल बातों को इग्नोर करके यह शिक्षा नीति लाई गई है। और हमको इससे कोई विरोध नहीं है कि ये इसमें 5+3+3+4 फॉर्मूला लाया गया, इससे बहुत अंतर होने वाला नहीं है, वह 10+2 रहे +3 रहे। लेकिन ऑब्जेक्शन यह है कि जब देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि प्रेस्क्रिप्शन अलग है और डायग्नोसिस अलग है। आप जब शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी बातें इसमें कही गई है
कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। 14 के बाद केंद्र में जो सत्ताधारी सरकार आई है, मोदी जी ने बहुत सपने दिखाए हैं, बहुत अच्छे दिनों की बात कही गई, भारत बदलने की बात की गई। आज भारत आर्थिक स्थिति में और तमाम चीजों में कहाँ खड़ी है। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है शिक्षा नीति पर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा नीति तैयार करें जो भावनाओं में बहने वाली हो और फैक्ट से बिल्कुल अलग हो, तो शायद आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसीलिए आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को, उसके वित्तीय पार्ट पे जी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इतना कहेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या सच्चाई, क्या वास्तविकता है। दीपक जी को बोल लीजिए। थोड़ा सा भावना से सर, आप ये बात मोदी सरकार ने जो बात बता रहे हैं, 2019 में ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सर, उसके बाद समाज के सामने आप अगर जो भी विद्याभूषण जी आप जानकारी लेंगे, जी जी जी, भारत के अंदर में पहली बार कोई ऐसी है कि नीति बनाने में आम लोगों की, शिक्षकों की, छात्रों की अलग अलग इंस्टीट्यूशन से राय मंगाए गए हैं। ऐसे करीब 4.5 लाख लोगों की राय मंगाई गई है सर। आप लोग 2019 से पब्लिक में ले जाकर के रखा गया। बताना चाहूंगा आपको, अलग अलग स्थानों पे सेमिनार हुआ सर, अलग अलग स्थानों पे सेमिनार हुआ सर। सुन लीजिए मेरा बात। बोलिए। और इसमें कई, ये ऐसा नहीं है सर कि एक दिन में ला करके फेंक दिया गया है ड्राफ्ट हम लोग के बीच में। हाँ, आपने कहा और कई चीज सर, इसमें सरकार का भी कहना है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सरकार का भी कहना है कि ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे इस विषय पे बाकायदा चर्चा की गई है और उसके बाद इसको लागू किया गया है। सरकार का भी यही कहना है कि हमने ऐसे नहीं लाया गया है, बाकायदा हमने पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक, राज्य स्तर तक चर्चा किया गया है, उसके बाद लाया गया है। जी जी सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे व्यापक शास्त्रार्थ हुए हैं पूरे देश में, शिक्षाविदों के बीच में। और इसके बाद आज जो है हमारे बीच में ये इस तरह एक तरह से कहा जाए कि भारत को बदलने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूरी थी कि नहीं जरूरी थी। आप ज्यादा शिक्षाविद है सर। आज भारत के अंदर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए, जो छात्र पढ़ाई अपना छोड़ देते थे वह पूरा नहीं कर पाते थे। रीजनल लैंग्वेज में काफी परेशानी जब आता था, हमको इंग्लिश मीडियम कहा जाता था, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम नहीं रह करके आपको मातृभाषा में पढ़ाई होगी। हाँ, इंग्लिश पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है सर। आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग कहते हैं रोजगार की बात करते हैं। हेलो जी जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है दीपक जी? रोजगार की जब बात करते हैं तो रोजगार कैसे आती सर? आज जो शिक्षा का व्यवस्था है, वोकेशनल पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, वो ग्रेजुएशन में जाने के बाद वो रोजगार की तरफ सोचता है। आज सरकार ने कहा कि हर लड़का को अपने चॉइस, मतलब पढ़ाई करने के लिए अपने चॉइस से उससे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा, यह नियम कानून में। तो ये सर हमारे लिए और खास करके पूरे देश के लिए, जो शिक्षाविद है उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि एक जो इम्प्लीमेंट इसको कैसे कराना है, इस पर ध्यान देना होगा सर। इम्प्लीमेंट ही पूरे व्यवस्था कैसे हो, इस पर ध्यान देना होगा। आज जरूरत है इम्प्लीमेंट कराने की सर। एक और जो बड़ी बात आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि जो अभी बता रहे थे कुछ पर सुशील जी की एक कमेटी बनाई थी, न्यू शिक्षण एजुकेशन नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिसमें प्रधानमंत्री पदेना अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री कौन होंगे वो कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री पदेना अध्यक्ष होगा, साथ ही 30 सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसमें 20 शिक्षाविद होंगे सर। ये जैसे तैसे धर के पकड़ के नहीं आएंगे, 20 शिक्षाविद ही होंगे। और उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, वो किसी से बांध के नहीं रखा गया है सर। जीडीपी का 4.3% से 6% पर ले जाना और 6% से यह कहना कि 2030 तक हम इसको 10% जीडीपी का खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं सर सरकार एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। और सबको इससे आलोचना तो सर हर चीज का कर सकते हैं, लेकिन आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय को 10+2 तक सर ले जाया गया। ये सारी कुछ जो चीजें आई हैं सर, जो 4 साल के लिए कहा गया, आप जो पहले होता था कि 2 साल में लोग इंजीनियरिंग छोड़ देते थे, उनका शिक्षा समाप्त हो जाता था, उनके लिए प्रावधान लाया गया। हम पहले पढ़ते थे, हमारा हो सकता था इंटर के बाद कोई हमारे पास कुछ गलत निर्णय ले लिए तो हम 1-2 साल पढ़ने के बाद फिर अपने आप को फंसे रहते थे, नहीं अब इससे निकल नहीं सकते हैं। तो एक सरकार ने उसके लिए प्रावधान लाया। शिक्षकों के सम्मान के लिए स्मार्ट शिक्षक कैसे हो, उसके लिए भी सर, आप खुद शिक्षक हैं,
इसके लिए कितना बेहतर प्रशिक्षण बल पर एक बेहतर स्मार्ट शिक्षक बनाने की व्यवस्था बनी है सर। तो ये सर जो भी आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, भारत के अंदर में तो सर कम से कम 3000 विश्वविद्यालय होना चाहिए कम से कम। आज छात्रों के अनुपात में कहा जा रहा है, तो सर 2014 के बाद ऐसे हुआ सर। जो स्थिति है, सरकार को हर 5 साल 10 साल पे अच्छे बड़े निर्णय लेने के लिए आगे आना चाहिए। तो केवल आलोचना तक ही हम सीमित रहेंगे तो देश का जो खास करके छात्रों के मुद्दों का विकास किस तरह से होगा। आज रिसर्च का पूरे दीपक जी एक चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। दीपक जी मुझे ये बताइए, अभी तक शिक्षा पे 4 पॉइंट कुछ % खर्च होता था जीडीपी का। सरकार कह रही है कि 6% खर्च करेंगे, और ये पहले से भी होती आ रही है कि हम 6% खर्च करेंगे। तो क्या इसको कर भी पाएगी या सिर्फ बातों में ही रह जाएगा? क्योंकि चर्चा तो हमेशा होती रहती है कि शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज भी हमारा जो गरीब तबका है उसके बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, हाँ बात समझिए, ये जो पूरे एजुकेशन पॉलिसी है सर भी समझ रहे हैं, इसमें व्यवसायीकरण जो हो रहा है शिक्षा का, जो खास करके प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था बन रही है, तो जो कोर्स लाने की सरकार और एजुकेशन पॉलिसी, हम यही बात बताए थे। एजुकेशन पॉलिसी देश में बहुत बेहतर है, इसे लागू कराने के लिए हम सभी का जिम्मेवारी बनता है, शिक्षक का, अलग अलग जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं। छह खर्च की बात आप कर रहे हैं, सरकार इतने गहन 19 के बाद, आप हम ये नहीं कर रहे, 19 में भी सुने थे, 18 में भी सुने थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है। सब लोग कहते थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पता नहीं, जिस तरह से कहते थे राम मंदिर कब बनेगा इसका तारीख नहीं बता रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वही हाल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया और मजबूती के साथ आया। आप देख सकते हैं अच्छे शिक्षाविद से हम लोग को बात करने का अवसर मिल रहा है, गुरुजनों से बात करने का अवसर मिल रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भारत को जरूरत थी, आज 34 साल लगे उसके लाने में, और निश्चित तौर पर अगर आया है तो इसे इम्प्लीमेंटेशन कराना, और यह मजबूत सरकार, उम्मीद है, हम देखिए सरकार के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे खास करके युवा वर्ग है, छात्र हैं, वह छात्र जब 6 में पहुंचेंगे और एक स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स के साथ जुड़ेंगे, वह इंटर्नशिप करेंगे, और वह इंटर्नशिप करके और वह ग्रेजुएशन, हो सकता है बहुत साधारण परिवार के लोग ग्रेजुएशन ना करता हो, तो वह अगर एक तरह के कोई एक स्किल में अपना वो चाहेगा, दूसरे को मौका दीजिए। जी दीपक जी, सुशील कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं, बताइए सुशील जी। विद्याभूषण भाई बहुत देर से वेट कर रहे थे जी, बताइए। दीपक जी को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सारी बातों को बड़ा घुमा फिरा के पेश करने की कोशिश की है। दरअसल हम तो इस बात को कह ही रहे थे कि शिक्षा नीति के देश को जरूरत थी। हमको लगता है कि प्रोफेसर अरुण कुमार भी इस बात से सहमत भी है, उन्होंने अपनी बातचीत के दरमियान कहा है। लेकिन मूल सवाल क्या है, आप इस बात को देखिए कि अभी सरकार ने जियो यूनिवर्सिटी कागज पर बनी हुई, और उस यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया। अब इस बात को इस रूप में आप समझिए, कैसे शिक्षा को बेचने का, खरीदने का, खास तबके तक शिक्षा को सीमित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बात को गौर करने की जरूरत है। हम एक बात कहना चाहेंगे, हमको लगता है कि तमाम जो लोग पैनल में हैं वे लोग भी सहमत होंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कोरोना बीमारी कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को होगा दूसरे आदमी को नहीं होगा। इस देश के अंदर में कोरोना की महामारी से सारे लोग त्रस्त हैं, और इस हालत में आपने देखा कि पब्लिक हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आपको सुशील जी, आपको लगता है कि इस शिक्षा नीति से क्या निजीकरण का मार्ग प्रस्तुत होगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? क्या बिल्कुल उसी बात को कहना चाह रहे हैं, हम उसी बात को कहना चाह रहे हैं कि निजीकरण किसी भी हालत में देश के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल व लूट का केवल अड्डा बना हुआ है। इस शिक्षा नीति में पीपीपी मॉडल की बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब यह जो सार्वजनिक धन होगा उसको प्राइवेट पार्टी कैसे मिलकर लूटेगा, इस बात को तय किया जाएगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं कि दीपक जी, अगर आप शिक्षा नीति को अगर पढ़ के आप नहीं आए हैं आज, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए। इतना खतरनाक इरादा है, इसमें कोई नहीं बचेगा।
आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। निश्चित ही हम इस बात को भी कहना चाहते हैं, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन हम इस बात को जोर देकर कहना चाहेंगे कि आप इस बात को याद कीजिए कि अभी हाल ही के दिनों में जब परीक्षा लेने की बात यूजीसी ने कहा, तो परीक्षा लेने के लिए एबीवीपी समर्थन में आया। विद्यार्थियों का जान बचाना पहले जरूरी है कि पहले परीक्षा लेना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी पिछले दिनों FYUP का विरोध कर रहा था और लगातार कह रहा था कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। अब क्या होगा? अब नई शिक्षा नीति के आने के बाद क्या होगा? यार मार्ग प्रशस्त होगा FYUP का, और भी इस तरह के संस्थानों और भी इस तरह के कई तरह के जरियों का। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि दोस्त, आप इस बात को समझिए कि अगर एजुकेशन अगर बर्बाद होगा तो कल के डेट में आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। निश्चित तौर पर आपकी बर्बादी, एजुकेशन की बर्बादी, तबाही, या सबकी बर्बादी तबाही होगी। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए आगे आना होगा। दीपक जी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहा, हम इस बात को कहना चाहेंगे जी। आज के परिस्थिति के अनुसार स्कूल कॉलेजों को खोले जाने की जरूरत है। दोस्त, आप जाके पढ़ लीजिए, उसमें कहता है 3000 से कम का विद्यार्थी अगर होगा कहीं तो उस स्कूल को बंद किया जाएगा, उस कॉलेज को बंद। 3000 से ज्यादा का होगा तो उस कॉलेज को बंद किया जाएगा। 50 से कम अगर विद्यार्थी अगर स्कूल में होगा उस स्कूल को बंद किया जाएगा। आप इस बात को समझिए कि जहां जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि आज बिहार के यूनिवर्सिटी की आप बात करिए, सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। मतलब हम अगर एक तुलनात्मक, आपके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं शिक्षक विहीन है और पूरी तरह संसाधन विहीन है। कैसे आप संसाधन ले आएंगे? और यह भी हम जोर देकर बात करना चाहेंगे सुशील जी, विद्याभूषण भाई, हम इस बात को भी सोचिए। स्वायत्त बनाने की बात कही जा रही है, ठीक है, स्वायत्त बनाने की बात कही जा रही है, और स्वायत्त बनाते हुए बात करते हुए आगे वाले लाइन में कहा जा रहा है कि IIT, IIM जैसे संस्थान बंद होंगे और जो एक एकल विषय के पढ़ाने वाले जो संस्थान है वह बंद होंगे और खिचड़ी संस्थान उसकी जगह खुलेंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? एक बुलडोजर से वह सारी चीजों को रौंदा जा रहा है। अंतिम में हम इस बात को कहना चाहेंगे कि शिक्षा का, या जो शिक्षा नीति है, वर्तमान शिक्षा नीति जो लाने की बात कही जा रही है, यह अपने आप में यह एक ऐसा पैकेट है कुरकुरे का जो ऊपर से दिखता बहुत अच्छा है लेकिन अंदर में उसमें कुछ नहीं होता है, धोखा होता है। इसी तरह की धोखाबाजी है। और दीपक जी को हम कहना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। विद्याभूषण जी, अरुण सर जी हाँ सर, एक मिनट आता हूँ आपके पास। बस अरुण सर से एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। सर जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। अभी जो हाल है हमारे देश में, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें फैकल्टी की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है। तो क्या इस नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें उसको फुलफिल किया जाएगा क्या? क्योंकि हर जगह से खबरें आती रहती है कि यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी है, टीचरों की कमी है, फैकल्टी की कमी है। तो क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ होगी भरपाई? देखिए, थोड़ा मुझे समय दीजिए बोलने का, ठीक है? मैं थोड़ा सिलसिलेवार आपको सारी बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि तमाम विश्वविद्यालयों में हमेशा 50% पोस्ट खाली रहते हैं। कहीं 50% से ज्यादा रहते हैं, लेकिन कम से कम 50% पोस्ट खाली रहते हैं। और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और रेगुलर सेशन की बात भी करते रहती है। स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, डिपार्टमेंट की संख्या बढ़ रही है, क्यूरिकुलम बढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर की संख्या बढ़ नहीं रही है। हमको लगता है कि दीपक जी या दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं पूरी शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं भी शिक्षकों की बहाली के जो होना चाहिए मानक, वह नहीं तय किए गए। कहीं भी परमानेंट बहाली की बात नहीं है पूरे शिक्षा नीति में। जो भी कैबिनेट से ऊपर अप्रूव हुआ है 2 दिन पहले, वह 71 पेज के डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ के सब जगह बातें बोल रहे हैं। और पिछले 2015 के बाद जब भी शिक्षा नीतियों की बात आई, सरकार से कई बार डिपार्टमेंट में डायरेक्ट इंटरेक्शन की भी बात आई।
उसमें कम से कम 8-9 स्टेट ऐसे थे जो अपने कंसल्टेशन के दौरान जो उन्होंने विरोध दर्ज कराया था केंद्रीय सरकार के साथ, उन सरकारों को भी नहीं पूछा गया इस शिक्षा नीति को लाते वक्त। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कह रहे थे, दीपक जी की बात सुन रहा था, दीपक जी को पढ़ना चाहिए शिक्षा नीति को। यह आज उनकी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी। लेकिन आप यह जानिए कि यह कहते हैं 50,000 जो कॉलेज है उनको 2035 तक हम 15,000 इंस्टीट्यूशन में बदलेंगे। जो 800 विश्वविद्यालय है उनको हम 1/3 संख्या में लाएंगे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम +2 तक 100% GER अटेंड करेंगे और हायर एजुकेशन में 50% GER अटेंड करेंगे। साफ साफ शिक्षा नीति में बताई गई है कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी के द्वारा जिनको +1 का रैंक रहेगा उन स्कूलों में विलयन होगा, उन कॉलेजों का विलयन होगा और विलयन करके एक इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। स्वाभाविक है, एक इंस्टीट्यूशन बनेंगे, पद घटेंगे और स्टूडेंट का संख्या बढ़ेगी, भार बढ़ेगी। 3,000 से कम जो छात्र वाले कॉलेज होंगे उनको बंद किया जाएगा। तो एक और GER बढ़ाने की बात हो रही है और दूसरी ओर इंस्टीट्यूशन को बंद करने का, मर्ज करने की बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, क्यूरिकुलम बढ़ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है एक दूसरे की। और सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वित्तीय संसाधन जुटाने का जहां तक सवाल है उसमें सरकार 6% GDP की बात करती है, जबकि 1986 में कहा गया था कि 10% मिनिमम GDP होना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं बताती है कि वह GDP कहां से आएगा। उसमें साफ साफ आप जब इस डॉक्यूमेंट जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है उससे जो विस्तारित डॉक्यूमेंट है 564 पेज का जो शिक्षा नीति है उसमें जाएंगे, उसमें साफ साफ कहा गया है कि कॉरपोरेट सेक्टर से, निजी घरानों से, रिलीजियस सेक्टर से हम वित्त जुटाएंगे और जब विलयन और मर्ज करेंगे स्कूलों का और कॉलेजों का और विश्वविद्यालयों का, उसमें जो एसेट्स बचेंगे दूसरे जगह उनको बाजार के हवाले करके तब वित्त जुटाएंगे। तो यह निजीकरण का पूरा दरवाजा खोला जा रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कहा गया कि भारत केंद्रित शिक्षा होगी, तो कहा जा रहा है कि विदेश के विश्वविद्यालयों को यहाँ कैंपस दिया जाएगा, सारी सुविधा दी जाएगी और घर बैठे आप विदेशी डिग्री ले सकते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत बनाने आएगा विदेश के विश्वविद्यालय। ये तमाम चीज कंट्राडिक्टरी है शिक्षा नीति के अंदर। इसीलिए इस तरह के डिस्कशन में आने के पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा पार्टिसिपेंट से कि निश्चित रूप से इन फैक्ट्स को जाने, पढ़े और तब केवल लफेबाजी वाली बात कि ये होगा वो होगा वो। आप क्या समझते हैं 6th क्लास में वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि आप अगर कुछ हुनर लेंगे तो वो आप छटते भी जाएंगे, उनको धीरे धीरे +2 तक छाटा जाएगा। आज जो डाटा है पूरे देश में कि +2 के बाद मात्र 8% आदिवासी आ रहे हैं हायर एजुकेशन में, मात्र 9% माइनॉरिटी आ रहे हैं हायर एजुकेशन में, मात्र 15% OBC आ रहे हैं हायर एजुकेशन में। उनको हर लेवल पर छांटने की बात है। जब 8वां में, 10वां में, 12वां में आप बोर्ड करेंगे तो ये क्या है, विभिन्न लेयर्स पर आप स्टूडेंट को छांटते हैं और अंत में हायर एजुकेशन में कुछ मुट्ठी भर लोग को हायर एजुकेशन में लाने की बात होती है। इसी शिक्षा नीति में एक तरफ तो कहा गया है कि मदर टंग में होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, मातृभाषा में, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि क्लास 3rd से एक विषय के रूप में संस्कृत लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और उस संस्कृत लैंग्वेज अगर कोई और जी क्लास 3rd के बाद हाँ भाषा में। इसीलिए एक विवाद यह भी होने वाला है। अभी तमिलनाडु ने इस शिक्षा नीति को तमिलनाडु सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वो बिल्कुल ओवर सेंट्रलाइजेशन और निजी हाथों में, कॉर्पोरेट हाथों में बेचकर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को वित्त जुटाने की बात हो रही है। इसीलिए इन
पक्षों को भी देखने, बहुत अच्छा है। आप बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज में तमाम बातें कही सर, गई हैं, लेकिन लेकिन एक तरफ मेरा कहना है सर, भूषण जी लेकिन एक एक तरफ मिनट जो निकल के आया है, मैं बताना चाहता हूँ, क्या इससे फायदा नहीं होगा? जो नई शिक्षा नीति है उसमें सरकार कह रही है कि संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों के शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। तो इससे क्या कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा लोगों को? हाँ, छात्रों के लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका एक भूषण जी डिजिटल रिकॉर्ड एक इकट्ठा सेकंड करने का भी बात आ रहा है। जी जी, हाँ, बताइए भूषण जी दीपक एक जी। सेकंड भी ये कर रहा सर हूँ के बात कि पर जो सर के बात पर हम IIT, कुछ कहना चाहेंगे। जी जी सर, एक मिनट, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी का सुन लेते हैं। बताइए दीपक जी। सर देखिए, आपके पहले सुशील जी को भी सुने थे और सर का भी सुने। सर ने जी कहा जी कि आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं और बस बता रहे हैं। सर हम आपसे एक बस बात इतना ही कहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसे मांग उठाया, ऐसे इस विषय पर किया। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जब बहस करने बैठे तो उन्होंने भी बताया और सर ने भी बहुत से विषय को रखे। हम सर पढ़ क्या हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारा जो चश्मा है ना देखने का, हम सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। कई विषयों को आपने सर टच किया, कहा कि इसमें विदेशों को भी यूनिवर्सिटी को ला करके और देश में ऐसे करेंगे। सर आपको ये जानकारी होना चाहिए, आपको सब जानकारी है भी, कि क्या भारत के छात्र विदेश में जाकर के हजारों करोड़, हजारों हजार करोड़ रुपया अपना देश का पैसा विदेश में जाकर के पढ़ने के लिए खर्च करते हैं। और विदेश में जो पैसे खर्च करते हैं वो आप नहीं चाहते हैं कि वो पैसा हमारा देश में ही रह जाए। अगर देश में अगर कोई भी उस तरह का होगा, मेरिट वाले छात्र जो रहेंगे उनको यहाँ जगह नहीं मिलेगी क्या? सर आप जो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो शिक्षा ये पद्धति में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो खराब क्या हुआ है, आप खराब सब बात बहुत अच्छा खराब बात बताए। शिक्षकों के लिए कोई, सर सभी जगह पॉइंट बाय पॉइंट सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सर आप भी कह रहे हैं कि इसमें सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 6 के बाद लोड ऐसे बढ़ जाएगा। सर बच्चों को फ्री एक तरह से फ्री माइंड से पढ़ाई करने का एक अवसर मिला है। फ्री माइंड से आप कह रहे हैं कि कॉलेज बंद होंगे, लेकिन हम तो आप कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? हम भी सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखे हुए हैं। आप इसमें सर एक अवसर है नए विश्वविद्यालय को, नए जो जीडीपी और जो बढ़ाने की बात है। तो जैसे ही सरकार का बजट जब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, आज सर आज 6 साल 7 साल से पहले तो आप लोगों ने कभी भी इस तरह के, आप भी रहे हैं सरकार के साथ गठजोड़ में रहे हैं, कभी भी ऐसा आवाज नहीं उठाए कि भाई शिक्षा का जो है सो भारत में 10% होना चाहिए, 7% होना चाहिए। आज नई एजुकेशन पॉलिसी, आप तो अलग अलग संस्थानों में जुड़े रहे हैं, सब जगह आपने पॉलिसी देने का काम किया है। जो सुशील जी बता रहे थे कि एबीवीपी के लोग और ऐसे, ये एबीवीपी और मार्क्सवादी और ये इससे थोड़ा सा अगर ऊपर उठेंगे तब हमें पता चलेगा कि देश के लिए क्या है। हम मोदी सरकार के विरोध करना है, अंधभक्ति के साथ विरोध करना है, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक अगर देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वह चाहे लोकल एजुकेशन, आप जो कह रहे हैं कि बाहर आज छात्रों को अगर हम विदेश जाने से रोक सकें तो इससे बड़ा बात क्या होगा? हम लोग केवल चर्चा करते थे कि भारत के छात्र पलायन कर रहे हैं, तो भारत के छात्र भारत में कैसे रुके? इसकी अगर इस एजुकेशन पॉलिसी में योजना बने तो आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं दीपक जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो है, हमारे देश की जो यूनिवर्सिटी है उसको हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में बदलना चाहते हैं। तो क्या आज की परिस्थिति में लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? देखिए अभी जो हमारा जो बढ़ा है, जी जी, देखिए धीरे धीरे जब से भारत के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की एक मजबूत सरकार आई है, कितने आप बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत में कितने खुले सर उस समय से? आप देखेंगे जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये हम नहीं कर रहे हैं, आंकड़ा है, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी 40 साल में नहीं खुले थे, 6 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। अलग अलग जगहों पे विश्वविद्यालय का निर्माण धीरे धीरे हुआ। निर्माण अलग अलग राज्य सरकारों पे भी कुछ डिपेंड करता है, जहां राज्य सरकार सपोर्ट कर रहा है विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। सर भी कहीं बात कर रहे हैं सर यूनिवर्सिटी निर्माण की नहीं, उस जी जी बोलिए। आज छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। हम भी रोज आंदोलन करते हैं, रोज लड़ाई लड़ते हैं,
क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने का कारण क्या है? शिक्षकों का छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी है। कैसे कमी होगी? हमारे पास जब तक की सर नीति नहीं होगी तब तक निर्णय कैसे करेंगे? आज नीति, आज एजुकेशन पॉलिसी, आज सर स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई अगर नीति नहीं हो तो अच्छा निर्णय कैसे होगा? अगर कहते हैं किसानों के लिए अच्छा अगर नीति नहीं हो तो निर्णय कैसे होगा? आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वही शिक्षा पद्धति चाहते हैं हमारे सुशील जी, वरुण सर की, यही हमारे भारत के छात्रों पे हमेशा लागू हो। और बस इसी को हम लोग चैप्टर कहिए कि आप लोग तो पढ़ते नहीं है, ठीक बात है सर। हम लोग चश्मा जो है ना दूसरे तरह का चश्मा पहने हुए हैं, इसलिए हम लोग को निगेटिव चीज, आपको यही लग रहा होगा कि लोग निगेटिव नहीं देख रहे हैं। सर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अच्छाइयां हैं, सरकार एक तरह से कह सकते हैं, आप कह रहे कोरोना काल में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, बहुत प्रतीक्षा के बाद, विद्याभूषण आप जैसे विद्वत जनों के माध्यम से आई है। और जो भी बदलाव भी है तो सरकार ने अभी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जो भी राष्ट्रीय जो शिक्षा आयोग बन है उसके माध्यम से जो भी शिक्षाविद, उसमें 20 सदस्य शिक्षाविद आते हैं। दीपक जी आपके पास सर कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सर का सुन लेते हैं। जी सर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की बात आपने कर दिया। इसी पटना में कैंपस में प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी कह रहे थे कि हम बनाना चाहते हैं, तो उनका जो एम्बिशन है क्या पूरा हो सकता है क्या? आज जोड़कर नीतीश जी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बना दीजिए, तो मोदी जी का जवाब था कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं और पटना यूनिवर्सिटी उसमें कम्पीट करे, हम उसको फंड करेंगे। आपको डाटा मालूम होना चाहिए कि वो 3 साल बीत गए, अभी तक 2,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के लिए, और वह भी जियो यूनिवर्सिटी को दिया गया पैसा, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया। इसीलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर, इस पे जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर पटना यूनिवर्सिटी के लिए जैसे मोदी सरकार, नीतीश सरकार और आगे मनमोहन जी की सरकार ये चर्चा सरकार पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ सर आप भी जानते हैं कि जो भी नियम और कानून और जो भी कुछ होंगे उसमें इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी पूरी तरह, एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह होगी। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे ये सरकार के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वही इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है सर? अभी पैसा आपको भी मालूम होगा कि अभी सरकार ने सभी विश्वविद्यालय को सभी ये रूसा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग कामों के लिए सर पैसा दी। अलग अलग महाविद्यालय से पैसा लौट रहे हैं, विश्वविद्यालय से पैसा लौट रहे हैं। कारण इसमें तो सरकार की सर पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू करवाना। आप जैसे जो शिक्षक हैं, अलग अलग जगह पे जो अधिकारी भी रहते हैं, उनको सर इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मेवारी बनता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो अब सब काम आप सोच रहे हैं सर। और जो बात रही पटना विश्वविद्यालय को लेकर के, पटना विश्वविद्यालय का एक अपना गरिमा रहा है। पटना विश्वविद्यालय को आप कह रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तो सर 2 बिहार में तो खुले हैं, मोतिहारी और गया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हैं। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मापदंड जो भी होगा सर वो भी तो होना चाहिए। दूसरा की सरकार कह रही है कि पैसा पैकेज देंगे, इसके पहले जो राष्ट्रपति जी भी आते वो भी कहे थे। तो सर वो वहां के लोग जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, चाहे जो सरकार के स्तर से राज्य सरकार की जो काम है तो राज्य सरकार को करना चाहिए, हम भी कह रहे हैं राज्य सरकार को करना चाहिए। तो आप लेकिन इसमें सर नीति सर आपको आने वाले दिनों में बन सकता है क्या? दीपक जी एक बात ध्यान रखिए कि पूरे शिक्षा में बदलाव की जो मुहिम चली है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात है, जहाँ सिलेबस बनेंगे, जहाँ वित्तीय प्रबंधन होंगे और तमाम चीजें होंगी, वह जब अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी थी तब तो दिक्कत होती थी। आज सारे रेगुलेटरी बॉडी को खत्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी बढ़ाने की बात हो रही है, तो कितना डेमोक्रेटिक होगा। यह ओवर सेंट्रलाइजेशन है कि नहीं है? ओवर सेंट्रलाइजेशन होने से जब किसी चीज को आप अच्छा करना चाहते हैं तो उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना, और हो रहा है ओवर सेंट्रलाइजेशन। और मैं
बार बार कहता हूं कि अगर पार्लियामेंट में शिक्षा नीति नहीं बन सकती है, अगर WTO के डिक्टेट पर शिक्षा नीति बन सकती है, तो हम शिक्षा में क्या चाहते हैं कि हम ऐसे स्किल्ड वर्कर्स तैयार करें जो दुनिया के तमाम जो बिजनेस चल रहे हैं, जो मुनाफाखोरी का बिजनेस चल रहा है, उसको वह ठीक से चला पाए। और एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जो डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है और ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, आपको मालूम है कि रिलायंस और गूगल के आपसी समझौते हुए हैं, और यह समझौता इस दृष्टिकोण से हुआ है कि आने वाले दिनों में भारत डिजिटल एजुकेशन का और ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है, और उससे उस बाजार से कम 1400 करोड़ डॉलर का मुनाफा होने वाला है, और उसके लिए समझौता हुआ है। और उसको ध्यान में रख के भी शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें कही गई है। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम और आप इसी देश के नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं कि इस देश में अच्छी शिक्षा हो, सबके लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और अपने अपने वैचारिक नजरिए से देखने पर कहीं न कहीं खामियां, आलोचना करना खराब बात नहीं है। सरकार केंद्र में है, उसने शिक्षा नीति लाई है, और उस पर सवाल खड़ा करना बहुत जरूरी है। आपको भी खड़ा करना चाहिए, जहां स्टूडेंट के लिए गड़बड़ी की गई है, आपको सवाल खड़ा करना चाहिए, क्योंकि बिना सवाल के दुरुस्त नहीं होता। 86 में जब शिक्षा नीति आई थी तो सारे विश्वविद्यालयों में देश स्तर से लेकर और नीचे तक बहस हुए थे, और तब जाके संशोधन हुए 92 में। आज आप कहते हैं कि 4.5 लाख 2.5 लाख पंचायतों से और इतना ब्लॉक से और इतना जिलाओं से हमने ऑनलाइन ये लिया। ऑनलाइन में यस नो क्वेश्चन आया था, तो हम लोग भी उस क्वेश्चन को देखे थे, किसी के सजेशन को यस नो में पूछा गया था। सजेशन शिक्षा पर जब कोई देगा तो बहुत विस्तार से देगा, और बहुत विस्तार से दिया गया, लेकिन उस सजेशन को नहीं माना गया। इसीलिए वाइड कंसल्टेशन की बात करना आईवास है। अगर शिक्षा नीति लागू करनी थी व्यापक रूप से पूरे देश के लिए, तो विश्वविद्यालयों के अंदर और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एजेंसीज है उसमें बहस क्यों नहीं कराए गए? आप ही को पूछता हूं, आपने कभी उस बहस में भाग लिया? आपको कभी सरकार ने बुलाया बहस के लिए राज्य में या विश्वविद्यालय? इसीलिए सर आपको बताना चाहेंगे, अलग अलग समय पे सरकार ने ओपन, उस समय स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी जी जब थी मानव संसाधन मंत्री, उस समय भी एक ड्राफ्ट आया था, और हम लोग मंत्री जी से मिलकर, स्मृति ईरानी जी से मिलकर अपनी बातें पहली बार ये सरकार के द्वारा सर ऐसा किया गया है जिसमें सर काफी शास्त्रार्थ हुए हैं सर, पहली बार एजुकेशन पॉलिसी लाने के पूरे। आप ही को पूछता हूं, आप कहीं उस शास्त्रार्थ में शामिल है क्या? आप एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट लीडर है, आपको कहीं बुलाया गया कि शिक्षा नीति पर आप बहस कीजिए? और बुलाया? बिल्कुल गए थे सर, हम लोगों ने ऑनलाइन भी सर जाकर के हम लोगों ने सरकार को एक दिए थे। क्या विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर है, विश्वविद्यालय में जो शिक्षक है, विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट है, उनके बीच बहस करने से सरकार क्यों डरती रही? क्यों नहीं बहस हुए पूरे देश के अंदर विश्वविद्यालय? ये सवाल उठाएंगे ना आप? ये सवाल उठाएंगे ना? जो स्कूल्स है, जो प्लस 2 के बीच बहस होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको एडवाइज करना हो तो सरकार को इसमें क्या क्या ऐसा आपको कमियां दिख रही है जो आप सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह देना चाहेंगे सरकार को कि निश्चित रूप से बाहर निजी हाथों में विश्वविद्यालय और स्कूलों को नहीं सौंपा जाए, उनका मर्जर नहीं किया जाए, और स्टूडेंट और टीचर के रेशियो को देश में ठीक किया जाए। सिलेबस बनाते वक्त देश के शिक्षकों से राय ली जाए, अपने मन से ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सिलेबस न बनाए जाएं, और वैसे सिलेबस तैयार किए जाएं जो देश के संविधान के तमाम मानकों को पूरा करता हो। ऐसा नहीं हो कि हमको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी WTO को संतुष्ट करना है तो हम उस हिसाब से शिक्षा नीति बना लें और बिना पार्लियामेंट को बाईपास किए हुए और पब्लिक डोमेन में डाल दें और उसको लागू कर दें।
मेरा यह सजेशन होगा। और हम लोगों ने अपना सजेशन MHRD को भी भेजा है, अभी तुरंत भेजा है, और हम लोग टाइम मांग रहे हैं इस पर डिस्कशन के लिए। इसको पूरे देश में डिस्कशन में लाएंगे और चाहेंगे कि और उसमें जो कमजोरियां हैं उसको दूर किया जाए, और ऐसी शिक्षा नीति यह तैयार हो कि किसी सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भविष्य में लाभदायी हो, स्टूडेंट के लिए लाभदायी हो, और सब लोग इस शिक्षा से जुड़ सके। यह मेरा सजेशन होगा। चलिए, अब अंतिम चरण में है। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ बताइए। हम तो यही अपील करेंगे सर, तो सर को हम ऐसे जानते हैं, सर से यही कहेंगे कि पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्र हित में आया है, यह मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करते हुए भारतीय शिक्षा पर आधारित एक केंद्रित यह जो व्यवस्था बनने वाला है, उस व्यवस्था में सर आप लोग सहयोग करिए। और साथ ही मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग इम्प्लीमेंट कराना, सबसे बहुत बड़ी बात है कि यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, वह इम्प्लीमेंट पूरी अच्छी तरीके से कैसे होगी, तो उसके लिए भी हम लोगों को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और बात रह गई कि सर ने भी बहुत विषय को रखा, सर निजीकरण ये एक तरह से भ्रामक व्यवस्था बन रही है, बात बन रही है, यह शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में जाएगा। सर कुछ विषय को छोड़ करके हम ये कहेंगे कि जो आज भारत के अंदर में जो जरूरत है, आज जहां पे स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बन रहा है, शिक्षा के साथ रोजगार को जोड़ना, अटल जी के समय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम का शुरुआत होना, सर कहीं ना कहीं यह पूरे शिक्षा व्यवस्था में है। इसलिए सब लोगों से निवेदन होगा कि पूरी पॉजिटिव सोच करके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग इसको लागू कराने के लिए, या कैसे पूरा इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम लोगों को आगे और उसके जो निगेटिव थे उस पर भी सर सुशील कुमार जी बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है बेसिक शिक्षा में मजबूती आएगी क्या शिक्षा नीति से? बेसिक शिक्षा जिसकी प्राइमरी की अगर बात करते हैं, फाउंडेशन स्टेज जो होता है, क्योंकि प्रगति का मेन बेस वही होता है, फाउंडेशन। और सरकार कह रही है कि मातृभाषा में स्टार्टअप करेंगे, तो कैसे देख रहे हैं इसको? सुशील कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, कहिए। अब जा रही है आवाज? नहीं, आवाज नहीं जा रही। चलिए, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुशील जी? हेलो, हाँ तो सर उनकी आवाज नहीं आ रही है। सर जी आप बताइए, अरुण कुमार जी, देखिए बेसिक शिक्षा में बदलाव आएगा क्या? बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य आगे। वास्तव में जो प्रस्ताव आए हैं और उस हिसाब से अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर का इंतजाम हो, पौष्टिक नाश्ता भोजन के साथ उसकी व्यवस्था हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है पाठ्यक्रम सही हो। आप जो अर्ली चाइल्डहुड में पाठ्यक्रम देंगे वह पाठ्यक्रम सही हो तो स्वाभाविक है व्यवस्था आएगी। क्योंकि इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि 2005 के बाद पाठ्यक्रम नहीं बदले गए हैं, पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। बीएड में कहा गया है कि 11 के बाद नहीं बदले गए हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। शिक्षकों के पाठ्यक्रम में ये तमाम, इसीलिए पाठ्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए पौष्टिक आहार और उनके स्वास्थ्य, उनके मिड डे मील, तमाम चीजें सही हैं, लेकिन उसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम पर और अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करेगा। शायद दीपक जी को मालूम हो कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की जो बात होती है, उसमें कौन वो एजुकेशन देंगे प्री प्राइमरी का, वो काउंसिलर सरकार बहाल करेगी और वो घर घर जाके और उन बच्चों को वो सजेशन देंगे। अगर सुशील जी आ गए हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा। जी जी, आवाज सर की बात, सर बताइए। सर की बात सुशील जी सकते हैं? नहीं सर, हमारी बात सुशील जी क्यों रखेंगे, लेकिन उनको भी समय चाहिए ना दीपक जी। आप लोग मित्र हैं दोनों आदमी, बातों को रखिए आपस में, कोई बोलिए, लेकिन उनकी आवाज आ नहीं रही है शायद।
पहुंच नहीं पा रही। चलिए दीपक जी बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल अब अंतिम स्टेज में हम लोग तो चाहते हैं कि दो सर लाइन आप लोगों से शिक्षा नीति के बारे में सर सर समझे। आज जिस तरह से देश के अंदर में जरूरत थी शिक्षा नीति आने की, आज हर साल में मोबाइल बदल देते हैं। आप नया जीएसटी आया, नया नया देश में कानून बन शिक्षा रहे हैं, नए मोबाइल से तुलना ना किया जाए प्लीज, इतना नहीं अपमानित किया जाए। मैं एक बात करना चाहूँ, मोबाइल से तुलना ये कर रहे हैं कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, फीचर के साथ हम लोग नया मोबाइल खरीदते हैं ना सर। तो जिस तरह से आज जीएसटी आया, स्वास्थ्य विभाग में कई आए हैं, कई ऐसे रोग होते हैं जिनके खोज होते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए, अगर आप देखेंगे सर अलग अलग टेक्नोलॉजी विकसित होते हैं, तो नए एजुकेशन में उन सभी चीजों को समाहित करना, हम समझते हैं कि हर 5 साल पे जो शिक्षा के सिलेबस होते हैं, सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए सर। और इस पूरे सिस्टम में सर मेडिकल और लॉ को अलग रखा। चलिए जी जी बताइए, मेडिकल और लॉ को अलग रखने की बात कर रहे थे आप शायद। नहीं, उनके लिए अलग नियामक बनाने की बात है, जो AICTE और UGC और NTC को खत्म करके एक नियामक बनाने की बात है, और लॉ और इसको क्या कहते हैं मेडिकल को अलग नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रखा जाएगा। ये शिक्षा नीति में बात आई है। मेडिकल की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, इस कोरोना काल में बिहार में और देश में लोग भोग रहे हैं, और इसीलिए मेडिकल शिक्षा को भी सुधारने की और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कुमार जी, हाँ, परिवर्तन करने की जरूरत। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत अपना खुलकर विचार रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बहुत बात कह नहीं पाए हम लोग। अगली बार फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ और आपका विचार जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए और अपनी बातों को रखा आप लोगों ने, और खास करके दीपक जी और सुशील कुमार जी, ये लोग यंग हैं और हमेशा छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं और छात्रों की आवाज उठाते रहते हैं, तो इनका विचार लोगों को सुनना चाहिए था। तो मुझे लगा कि इनको आना चाहिए और आए भी, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जब भी बुलाएंगे आएंगे और छात्र हित की बात को रखेंगे आगे। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, थैंक यू।